हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय प्रशासन। तो ये एक ऐसा पिलर है जो लॉ एंड ऑर्डर, सोशल स्टेबिलिटी और सिटीज़न राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हम जस्टिस की बात करते हैं वहाँ पे हम फेयरनेस, इक्वलिटी और लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और इसी जस्टिस को डिलीवर करने का जो सिस्टम है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट और एफिशिएंट ना हो तो लॉ का कोई भी मतलब नहीं रहता है ना। तो ये एक बेसिक क्रक्स था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेके। इट रेफर्स टू अ सिस्टम थ्रू विच लॉज आर इन्फोर्स्ड, डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड एंड जस्टिस इज़ डिलीवर्ड विद इन अ सोसाइटी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से लॉ इन्फोर्स होता है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं एंड समाज में जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फेयरनेस इंश्योर रहे, ठीक है, सबको समान रूप से जस्टिस इंश्योर्ड हो, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाए, सबके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, है ना, और समाज में सोशल ऑर्डर एंड लीगल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब है फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी, राइट। The meaning of administration of justice is fairness, equality and legal protection to all the individuals. And administration of justice का एम होता है सभी citizens के लिए uniform application of laws हो, ठीक है। It ensures that laws are applicably uniformly and disputes are resolved peacefully. Disputes जो है वो peaceful तरीके से resolve किए जा सके, and इसके साथ साथ public order और individual rights को protect किया जाए. It protect the individual right, punish the wrongdoer and maintain the public order. ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो यानी ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो गलत करे उसे पनिशमेंट मिले और जिसका हक है उसे न्याय मिले। इतनी सिंपल सी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के दो टाइप्स हैं। पहला है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द सेकेंड इज क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये डील करता है प्राइवेट डिस्प्यूट्स के साथ, है ना, जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, फैमिली मैटर रिलेटेड। जिनमें रिलीफ किस तरह से मिलते हैं? द रेमेडीज आर लाइक कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ contract etc. For example, property dispute between two brothers या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कंपनीज। तो ये सिविल मैटर्स हैं और इनको एडमिनिस्टर करना, इनको रिजॉल्व करना का जो प्रोसीजर है दैट वी कॉल एज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ऑन द अदर हैंड कम्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सिस्टम डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसे हम मानते हैं कि वो समाज के अगेंस्ट किए गए हैं या स्टेट के अगेंस्ट किए गए हैं, वेयर द लॉज आर वायलेटेड, है ना। देन देयर इज इंश्योर्ड दैट पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन द ऑफेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, कम्युनिटी सर्विसेज एट्सेट्रा। किस तरह के केसेस लाइक मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, सेक्सुअल ऑफेंसेस, असॉल्ट केसेस, साइबर फ्रॉड एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस तरह के जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनमें एडमिनिस्टर करना, उसमें जस्टिस इंश्योर करना, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब बात करते हैं हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या लीगल फ्रेमवर्क है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रैंड नॉर्म आता है। ग्रैंड नॉर्म यानी कि द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो उसके कौन कौन से मेन प्रोविजंस आप कोट कर सकते हैं इन दिस आंसर? द आर्टिकल 124 to 147 जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंटायर स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 214 to 234 जो कि हाई कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, ठीक है। एंड द थर्ड कम्स दी 39 जो कि DPSP का प्रोविजन है, विच स्टेट्स इक्वल एक्सेस टू जस्टिस थ्रू द फ्री लीगल एड, है ना, कि सभी को समान रूप से जस्टिस एक्सेस कराया जा सके, इक्वल एक्सेस इंश्योर किया जा सके, एंड
जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पे फ्री लीगल एड भी इंश्योर कराया जाए। तो ये सारे ही प्रोविजंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंश्योर कर रहे हैं ताकि समाज में, हमारे कंट्री में जस्टिस है वो फेयरनेस के साथ, इक्विटेबल बिहेवियर के साथ इंश्योर कराया जा सके और हर किसी के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। और उसमें हमारा जुडिशरी सबसे अहम रोल प्ले करता है ना। देन ऑफ कोर्स हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की जो जुडिशियल हिरार्की है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट aspect of the administration of justice. There the first comes the highest constitutional authority, that is the Supreme Court. Then comes the High Court, जो कि state level appeals handle करते हैं, state level cases handle करते हैं, and thereafter comes the district and subordinate court, which deals with the civil and criminal cases at the local level. ठीक है, अब हम बात करें कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रोसीजर में फेस की जाती हैं बाय आवर जुडिशरी। ऑफ कोर्स द फर्स्ट कम्स द जुडिशियल डिलेज। तो देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन जुडिशरी के पास कितना ज़्यादा बैकलॉग है केसेस का। देयर इज़ करोर्स ऑफ पेंडिंग केसेस, है ना। एंड एक बड़ी फेमस कोटेशन होती है दैट इफ़ अ जस्टिस इज़ डिलेड दैन जस्टिस इज़ डिनाइड, है ना। तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस डिले है that is an hindrance in the smooth procedure of the administration of justice. Second comes the corruption and political influence. तो जजेस पर कई बार बहुत से केसेस में जहाँ पर अधिकतम जो पार्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कोई, या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो जजेस पर प्रेशर बनाया जाता है या फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो पूरे के पूरे। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं जो फेयरनेस है ना, और जो जस्टिस का स्मूथ प्रोसीजर है उसको अंडरमाइन करता है, उसको इफेक्ट करता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज इन दिस प्रोसीजर। द थर्ड इज़ एक्सेस टू जस्टिस। तो जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं यानी कि पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनके लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड करना मुश्किल होता है। ऑल्दो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री लीगल एड की बात कर रहा है अंडर आर्टिकल 39A, बट बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्सेस, तो वो एक्सेस टू जस्टिस की एक ब्रिज फिलअप नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंज। नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स। तो कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत टेक्निकल होते हैं, एवरीबडी ऑफ अस नो दैट। उनको समझना और उन्हें फॉलो करना कॉमन पब्लिक के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है ना। सो दिस कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंज इन दिस स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंड द लास्ट हियर इज़ द लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का अभाव होना, जजेस के मिसकंडक्ट पे एक्शन लेना काफ़ी रेयर होता है। एंड जजेस की अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर की जाएगी, क्या पैरामीटर्स हैं, उसका भी कोई एक प्रावधान, एक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, या कह लो एक टेस्ट डिफाइंड नहीं है। सो दैट इज़ अगेन बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, दैट बिकम्स एन हिंड्रेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जिन्होंने शोकेस किया है द वाइड एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट justice has been imparted to everybody without any sort of any discrimination and with fairness, है ना, ensuring the social order, right? So केशवानंद भारती comes very first every time। तो केशवानंद भारती में हमारी कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया था, एंड कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। एंड कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी का रोल as a guardian of constitution है, and at the same time court ensured the judicial review. The next comes the Menaka Gandhi versus Union of India. So this case expanded the scope of Article 21 to include the fair procedure, right? Justice का मतलब सिर्फ physical liberty नहीं है बल्कि due process भी है, ये बात इस केस में कही गई थी। Next comes DK Basu versus State of West Bengal। तो यहाँ पे जो कस्टडी में पर्सन्स होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके ये केस बहुत ही क्रूशल केस है, जिसमें कस्टोडियल वायलेंस के अगेंस्ट गाइडलाइंस इशू की थी सुप्रीम कोर्ट ने, राइट, कि कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी कि जो भी पर्सन अंडर कस्टडी है उनके साथ आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं द पुलिस अथॉरिटीज़।
द नेक्स्ट कम्स शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2017। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एंड it was a very landmark step towards, of course, gender justice, right? And there comes Vishakha versus State of Rajasthan of 1997, जिसमें court laid down the foundation for sexual harassment of women against women at workplace act of 2013। कोर्ट ने इसमें वर्कप्लेस पर harassment जो महिलाओं के साथ होता है उसको लेके गाइडलाइंस इशू की थी। So these all are the landmark cases that ensures that how our Indian judiciary has always ensured the administration of justice in our country। अब बात करें कुछ recent landmark judgments की, तो आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन का जो केस था ऑफ 2023, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को टेम्पररी प्रोविज़न बताया एंड अब्रोगेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना था, ठीक है। तो इस केस में भी अगेन कोर्ट ने इंश्योर किया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो सस्टेन रहें एंड there should be the ensurety of the social order, the fairness, the equality in our country, right? Then comes the Association for Democratic Reforms ADR versus Union of India, that is famously known as the electoral bonds case। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। द रीज़न बिहाइंड दैट इट वायलेटेड द ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a, उसका वायलेशन कर रही थी ये स्कीम, तो कोर्ट ने इस स्कीम को स्ट्रक डाउन किया था। देन कम्स देयर लॉट ऑफ केसेस आई हैव मेंशन, ठीक है। कमलजीत सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें VVPAT टेली की 100% डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, रैंडम चेक को सफिशिएंट माना था कोर्ट ने। देन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये वक्फ का नहीं है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2024, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड केस है। तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के पेंडिंग सूट्स को सूट्स पर फ्रीज लगा दिया गया था एंड ensuring that the pending cases do not result in the final orders until any further review, right? तो ये सभी केसेस का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली हम वही कह रहे हैं, वही था कि दैट टू इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री, ठीक है। जस्टिस डिलीवरी में कहीं भी वो नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिर्फ कोर्ट्स का काम नहीं है, ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप की फाउंडेशन है, राइट। एक फेयर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम ही सिटीजन्स का ट्रस्ट बनाए रखता है। तो लीगल रिफॉर्म्स, डिजिटल टूल्स, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से हम एक मोर एक्सेसिबल और इंक्लूसिव जस्टिस सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो द रिफॉर्म्स इन लीगल प्रोसीजर, द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड द टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन कैन इम्प्रूव further the system, ensuring the timely and fair justice to all citizens, right? तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी ओपिनियंस शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल लॉ बीटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे। बाय बाय।